नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और सीटेट का एप्लीकेशन आप लोग सबमिट कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें है पहले आओ पहले पाओ। अगर जो लोग पहले सबमिट करेंगे उनको सेंटर जो है अपना मनचाहा मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए मैं चलता हूँ सीटेट सॉल्यूशन सीरीज में। तो मैं संतोष कुमार सीटेट सॉल्यूशन सीरीज में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज का जो क्वेश्चन पेपर है 30 नंबर का, यह 6 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि दो पैसेजेज होते हैं। पहला जो पैसेज है वो क्वेश्चन नंबर 121 से 128 के लिए। इस पैसेज में बातचीत की गई है कि साइंस के कारण जो विशेष परिस्थिति हमारे सोसाइटी में उत्पन्न हुई है, उसके साथ हम लोग अपने आपको समायोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके बारे में पूरा पैसेज है, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, कि आज के वर्तमान परिदृश्य में विज्ञान में उन्नति के कारण जो विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसमें हम लोग अपने आप को समायोजित करने में सक्षम नहीं हैं। आज हम लोग के लिए सत्य, अहिंसा तथा समझ के सिद्धांतों को अपनाना सरल नहीं है, लेकिन हम लोगों को इसके लिए प्रयास जारी रखना चाहिए। जबकि कुछ नेता हमारे दिल में हमेशा यह डर डालते रहते हैं कि हम सही में विज्ञान के साथ समायोजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठीक उसी समय विश्व के कुछ लोग हैं जो कि ठीक ढंग से विज्ञान के साथ जो है समायोजन कर पा रहे हैं, तो उन्हें देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। इसके बाद इस पैसेज में कहता है कि हम यह नहीं पता कर सकते हैं ये आधुनिक समय में कि 100 वर्ष बाद दुनिया कहाँ होगी। हम लोग भविष्य के विचारधारा एवं भाव के बारे में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं। कहता यद्यपि समय गुजरता जाएगा तो भी सत्य और अहिंसा जैसे महान सिद्धांत हम लोग को दिशा प्रदान करता रहेगा। और कुछ ऐसी पवित्र आत्मा है जैसे कि गांधी जी, वे हमेशा हमें दिशा या मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। गांधी जी की तरह हम लोगों का भी विश्वास सत्य को लेकर दृढ़ होना चाहिए। हम लोग आज इस दौर में जी रहे हैं जब नैतिक पतन हो रहा है, पुरानी सच्ची कहावतें झूठी साबित हो रही हैं और असहनशीलता एवं कटुता बढ़ती जा रही है। समाज को प्रकाशित करने वाली रचनात्मक एवं कलात्मक ज्वाला भी सुस्त होती जा रही है। मानव मन अपनी सभी चौंकाने वाली विचित्रताओं और विविधताओं में अंतर विरोध उत्पन्न करता है कि वह किसका अनुकरण करे, बुद्ध, गांधी या हिटलर का। लेकिन जो लोग हमेशा सत्य बोलते हैं वे निडर होते हैं, उन्हें किसी चीज़ को छिपाने की आवश्यकता नहीं होती है। उनका सिर हमेशा ऊंचा होता है और वे झुक कर नहीं चलते हैं, और वे हमेशा वो पूजे जाते हैं सोसाइटी में। तो अब हम लोग सवाल पर आते हैं। ये पैसेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। तो पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है विशेष परिस्थिति। तो इसका जो आंसर होगा वो डायलमा होगा, क्योंकि डायलमा का भी मतलब होता है विषम परिस्थिति, ये विषम परिस्थिति, जबकि सर्कमस्टांस का मतलब हुआ परिस्थिति और ट्रैंक्विलिटी का मतलब हुआ शांति। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 122। इट इज़ नॉट ईजी टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। कहता है कि आसान नहीं है कि हम सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को पालन करें। क्यों नहीं आसान है? तो पहला है लिखा हुआ कि जो वैज्ञानिक जो खोज हैं वो हिंसा से जो है फ्री नहीं है, ऐसी बात नहीं कही गई पैसेज में। दूसरा है कि साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो हम जो सत्य और अहिंसा की जो समझ है उसको बदल दिया है, ऐसी बात भी नहीं कही गई है पैसेज में। तीसरा है जो समाज में नई स्थिति और जो धार्मिक जो विश्वास है वो एक साथ नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी नहीं की गई है। डी है कि साइंस के कारण जो नई स्थिति उत्पन्न हुई है उसके साथ हम लोग जो है समायोजन नहीं कर सकते, इसके बारे में बातचीत की गई है। इसके बारे में मैंने भी जिक्र किया। तो ये जो ऑप्शन जो है इसका, ये डी जो है वो करेक्ट आंसर इसका है। इसको हम लोग पैसेज में ही देखेंगे, ये दिया हुआ है, ये शुरू में ही पैसेज में दिया हुआ है। अगर पैसेज को हम लोग ध्यान से देखें तो शुरू में दिया है, इन दी प्रेजेंट प्रेडिकामेंट वी आर नॉट एबल टू, इसमें देखिए दिया हुआ है, इन दी प्रेजेंट प्रेडिकामेंट वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट आवर सेल्फ टू न्यू कंडीशन विच साइंस हैज ब्राउट अबाउट, ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल इसके हिसाब से होगा। अब हम आगे चलते हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर जो है ये 123 कहता है, वाट अकॉर्डिंग टू द राइटर इंस्टिल्स फियर इनटू आवर हार्ट। राइटर के हिसाब से हमारे दिलों में क्या भरा जाता है। तो इसमें है जो ऑप्शंस हैं, पहला है लाइक ऑफ ऑनेस्ट एंड कमिटेड लीडर्स, कि जो इसमें है कि ईमानदार और प्रतिबद्ध नेता की कमी है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा दिया है
ओवरराइडिंग एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस, राजनेता की ओवरराइडिंग महत्वाकांक्षा, ये भी नहीं दिया है ऑप्शन में। सी नंबर है ऑब्स्टिनेसी ऑफ आवर पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे राजनेता की जो जीत, इसके बारे में चर्चा की गई है पैसेज में। तो 133 का जो है ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा। और इसको हम लोग चलते हैं लेकर पीछे थोड़ा सा पैसेज में, और पैसेज में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, while the obstinacy of the political leaders put fears into our hearts। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है पैसेज के, तो हम लोग इसको जो आसानी से इसका में टिक लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो सवाल है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऑब्स्टिनेसी ऑफ द पॉलिटिकल लीडर्स पुट्स फियर्स इनटू आवर हार्ट्स। ऑब्स्टिनेसी का एंटोनिम क्या होगा? तो ऑब्स्टिनेसी का मतलब होता है हट या जिद, और टेनेसिटी जो ए ऑप्शन है उसका भी हट होता है, ऑब्डिरेसी का भी मतलब हट होता है, ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है बस में आना, कंप्लायंस का मतलब होता है आज्ञाकारी, यानी कि हट ही नहीं होना, चीज़ों को मान लेना। तो 124 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट द वर्ल्ड आफ्टर 100 ईयर्स फ्रॉम टुडे। 100 साल के बाद क्या होगा ये अनुमान लगाना मुश्किल है। तो ये इसका पहला ऑप्शन है कि विज्ञान ने जो है दुनिया बदल दी है। दूसरा ऑप्शन है कि आधुनिक जो समाज है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है। तीसरा है कि जो जीवन शैली है वो उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और डी है कि हमारी जो सोच है और जो समझ है वो बदलने वाली। तो ये जो है 125 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, आवर थाट्स एंड परसेप्शन आर सब्जेक्ट टू चेंज। इसके बारे में भी पैसेज में दिया हुआ स्पष्ट रूप से, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पैसेज में जा कर के। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसमें स्पष्ट दिया हुआ है, विद द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ मॉडर्न चेंजेज वी डू नॉट नो व्हाट द वर्ल्ड विल बी ए 100 ईयर्स हैंस। यहाँ पर देखिए दिया है 100 ईयर हैंस, क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं। तो इसके हिसाब से ये ऑप्शन जो है सही होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। वन 126 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न एज। आधुनिक जो दौर है उसकी क्या विशेषता नहीं है? पहला है सोशल कोर्सनेस एंड मोरल डिग्रेडेशन, यानी सामाजिक कठोरता एवं नैतिक गिरावट। दूसरा है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कन्वेंशनल वैल्यूज, पारंपरिक मूल्यों को तोड़ना। तीसरा है रिवाइविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिलियर पैटर्न्स, पारंपरिक परिचित पैटर्न को पुनर्जीवित करना। और चौथा है इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस एंड इम्बिटरमेंट, यानी कि बढ़ती असहनशीलता और कटुता। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है ये ट्रेडिशनल फैमिलियर पैटर्न जो रिवाइव नहीं किया जा रहा है उसमें भी गिरावट आ रही है। तो 126 के हिसाब से ये जो नहीं है आज के आधुनिक एज के हिसाब से वो है रिवाइविंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिलियर पैटर्न्स। इसको भी हम लोग पैसेज में देखते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है पैसेज में। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फैमिलियर पैटर्न्स आर टिल्टिंग एंड क्रैकिंग। तो ये यहाँ पर से स्पष्ट हो रहा है कि रिवाइव नहीं किया जा रहा है। तो ये इसका जो है इस तरह से हम लोग देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर आगे में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 आई थिंक, हाँ 127। नेम द पार्ट ऑफ अ स्पीच ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंस द क्रिएटिव फ्लेम दैट किंडल द ग्रेट ह्यूमन सोसाइटी इज लैंग्विशिंग। तो यहाँ पे क्रिएटिव जो है क्या होगा? तो फ्लेम जो है नाउन है और उसके पहले जो वर्ड आया वो एडजेक्टिव के फॉर्म में है। तो एक क्रिएटिव जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा 127 का ए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 128। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। उसमें एरर है। द इंक्वायरी कमिटी कंप्राइज्ड ऑफ 2 रिटायर्ड जजेज एंड 2 टेक्नोक्रेट्स। तो इसमें कंप्राइज्ड सिर्फ होगा या तो इज कंप्राइज्ड ऑफ होगा। तो यहाँ 2 में एरर है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये 2 ऑप्शन सही है और इसका बी का 2 होगा ये वाला। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए एक पैसेज और है, ये बुद्ध के बारे में है, बुद्ध के विज्ञान के बारे में है, बुद्ध की गहरी अंतर्दृष्टि के बारे में बातचीत की गई है इसमें। तो जितना मुझे इस पैसेज से समझ में आया मैं उस पर बात कर रहा हूँ। तो इसमें कहता है कि बुद्ध की पद्धति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में एक थी और यह जानकर आश्चर्य होता है कि आधुनिक विज्ञान में
उनकी अंतर्दृष्टि कितनी गहरी थी। मनुष्य के जीवन को बिना किसी परमानेंट सेल्फ यानी कि अस्थाई आत्म के संदर्भ में माना और परखा गया, क्योंकि यदि ऐसा अगर आत्म मौजूद भी है तो ये हमारी समझ से परे है। यानी हमारे अंदर जो मैं जैसा शब्द है कि मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा कुछ परमानेंट नहीं है। अगर कुछ है भी तो वो हमारी समझ से परे है। फिर आगे बात होती है कि बुद्ध कहते हैं कि दिमाग जो हमारे शरीर का एक अंग है, हम जो सोचते हैं हमारे विचारों का एक बंडल है, इस तरह से कह सकते हैं। और इसके बाद जो है चर्चा की गई है, इसके बाद जो चर्चा की गई है पैसेज में, ये बातचीत की गई है कि बुद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। और वो आर्य सत्य क्या हैं कि संसार में दुख हैं और इस दुख का एक कारण है और दुख के समाप्त होने की संभावना है और इस दुख को समाप्त करने के तरीके भी हैं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा की गई है 4 आर्य सत्य के बारे में। और फिर जो है बुद्ध के जो एक शिष्य हैं आनंद, उनसे एक संवाद है। बुद्ध कहते हैं कि जो मैंने जो तुमसे बात कही सिर्फ वही सत्य नहीं है, और भी दुनिया में बहुत सारे सत्य मौजूद हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मैं तुम्हें सूखी पत्तियां तुम्हारे हाथ में देता हूं, तो सिर्फ वही सूखी पत्तियां धरती पर उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे पेड़ से सूखी पत्तियां गिर रही है। तो मैंने जो तुम्हें दिया वो सिर्फ एक सत्य का अंश है, और भी सत्य दुनिया में मौजूद है। तो मुख्य स्तर से इस तरह की बात की गई है बुद्ध के द्वारा, ये बुद्ध का विज्ञान के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धाज मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस सेल्फ कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। सेल्फ को बुद्ध किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं? तो इसमें जो ऑप्शन है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब वो आध्यात्मिक नहीं है। दूसरा है फिलोसफिकल, दार्शनिक। तीसरा है मोरलिस्टिक, नैतिक नहीं। डी ऑप्शन इसका सही है, वैज्ञानिक है। शुरू में हम चर्चा की है कि बुद्ध का ये विज्ञान है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर आगे है, आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक अप्रोचेज दिस सेल्फ केम टू बी कंसिडर्ड एज। सेल्फ को किस रूप में जो जाना जाता है बुद्ध के अनुसार साइंटिफिक अप्रोच के हिसाब से? तो इसमें है पहला, अ परमानेंट एंटिटी इन फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर में एक अस्थायी इकाई नहीं। बियॉन्ड कम्प्रीहेंसन, हाँ समझ से परे है, लेकिन और ऑप्शन देखते हैं कौन सा बेस्ट होगा। अ कंपोजिट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग मेंटल फोर्सेस, कतः विरोधिक मानसिक शक्तियों का एक संयोजन, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हम लोग की खोज में है अ स्ट्रीम ऑफ आइडियाज़। ये बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो कुछ भी हम सोचते हैं, जो कुछ भी हम समाज से देखते हैं, वही हम बन जाते हैं। तो सेल्फ का मतलब वही है। आज मैं जो बोलता हूँ, मैं का मतलब वही है जो मैं सोचता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही जो है मैं बन जाता हूँ। तो इसमें ये बुद्ध के हिसाब से सेल्फ को हम बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ आइडियाज। हम लोग 131 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ, कौन सा जो है 4 आर्य सत्य में नहीं आते हैं? तो पहला है कि देयर इज सफरिंग इन द वर्ल्ड, संसार में दुख है। दूसरा है कि देयर इज ए काउज ऑफ द सफरिंग, इस पीड़ा का एक कारण है। तीसरा है कि द सफरिंग हैज़ ए डिमोरलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस, दुख का हम पर मनोबल गिराने वाला प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो 131 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा, इस पर चर्चा नहीं की गई है पूरे पैसेज में। आगे हम लोग बढ़ते हैं 132 पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बुद्धाज टीचिंग, सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है बुद्धा की जो टीचिंग का वो क्या है? तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं 132 का। पहला है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट, तथ्य की पूरी व्याख्या। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एम्फेसिस ऑन क्लींसिंग वनसेल्फ ऑफ व्हाट इज बेस, अपने आप को शुद्ध करना और अपने आधार को समझना, मूल को समझना। तीसरा है रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एन इलस्ट्रेशन, बोध होना, और वो भी जो है इलस्ट्रेशन के साथ। तो बोध का मतलब ही है, बोध से संबंधित बुद्ध है। तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है 132 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा सी होगा, कि इलस्ट्रेशन की मदद से हम लोग को बोध होता है, या बुद्ध को भी बोध हुआ। तो रिलेशन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन, यही बुद्ध की जो है शिक्षण का जो प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 133। चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड एबोर्ड, एबोर्ड का मतलब होता है घृणा करना। तो इसका जो उल्टा क्या हो जाएगा? प्यार करना, लव्ड हो जाएगा सी नंबर। इसका जो है फ्लैटर्ड का मतलब होता है खुश होना। एंटरटेन का मतलब हम लोग जानते ही हैं। और उसके बाद जो है एडमोनिस्ड का मतलब होता है चेतावनी देना, तो लव्ड होगा इसका सही ऑप्शन। फिर है कि इसमें परमानेंट का सेम मीनिंग क्या है? तो परमानेंट हम लोग जानते हैं कि सेल्फ जैसा परमानेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो लास्टिंग होगा, लास्टिंग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पर।
Identify the clause used in the bold part of the sentence. Buddha told his disciples what he taught they could understand and lived up to. बुद्धा अपने शिष्य से कहते हैं, तो क्या कहते हैं वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में जब आएगा तो नाउन आएगा, और जब नाउन पूरे एक क्लाउज के फॉर्म में तो इसको हम बोलेंगे नाउन क्लाउज। बुद्धा अपने शिष्य को कहते हैं कि जो कुछ भी आपको सिखाया गया, जो आप समझते हैं उसके अनुसार जीते हैं। तो ये जो है पूरा व्हाट ही थॉट दे कुड अंडरस्टैंड एंड लिव अप टू, ये जो है नाउन क्लाउज है। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा 135 का वो ए होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब पेडागोजी आ गया, तो इस पर हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें बात की गई यही है कि अ टीचर डिवाइड द स्टूडेंट, एक जो शिक्षक हैं वो स्टूडेंट को क्लास 4 के स्टूडेंट को 6 ग्रुप में बांटते हैं और उन्हें एक छोटी कहानी देते हैं बिना उसके एंडिंग का, उसमें एंडिंग नहीं है, और बच्चों को कहते हैं कि तुम कल्पना करो, इस पर विचार विमर्श करो और इसका एंडिंग जो अपने हिसाब से लिखो। तो ये किस तरह का जो राइटिंग स्किल है? पहला है कंट्रोल राइटिंग, बिल्कुल नहीं, कंट्रोल राइटिंग की बात नहीं है इसमें। दूसरा है गाइडेड राइटिंग, गाइडेड राइटिंग भी नहीं, चूँकि कल्पना करने की बात की गई है, अपने से कुछ लिखने की बात की गई है। क्रिएटिव राइटिंग, हाँ, रचनात्मक लेखन कर सकते हैं। तो 136 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 137 में। डिक्शनरी पर हमेशा एक क्वेश्चन आता है, तो डिक्शनरी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो कौन सा सबसे कम इम्पोर्टेंट है? पहला कि स्पेलिंग चेक करेंगे तो इम्पोर्टेंट है, दूसरा है कि उसका मीनिंग देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, तीसरा है पैसिव वॉइस देखना, ये कभी कभी देखा जाता है तो ये थोड़ा सा हो सकता है कम, और चौथा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो नहीं, मेरे हिसाब से 137 का जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सी होना चाहिए, क्योंकि पैसिव वॉइस हमेशा हम लोग कम देखते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन, कॉग्निटिव लर्निंग का मतलब हुआ संज्ञानात्मक अध्ययन, ज्ञान बढ़ाना या ज्ञान अर्जित करना, और कॉग्निटिव लर्निंग जो है परिवर्तन से संबंधित है, और इसको हम समझते हैं इस रूप में कि जो भी सीखने वाला है उसमें एक परिवर्तन होता है, उसमें परिवर्तन शामिल होता है, और दूसरा है कि जो सीखने वाले के ज्ञान में हमेशा परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के कारण जो है सीखने वाले को अनुभव मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है किस बात पर फोकस नहीं किया जाता है। पहला है कि ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न विथ ए बिल्ट इन लैंग्वेज डिवाइस, ये सही है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो है एक लैंग्वेज डिवाइस जो है इनबिल्ट होता है। दूसरा है कि एरर एज ए पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, एरर जो है लर्निंग प्रोसेस का एक भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। लैंग्वेज लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, भाषा जो सीखा जाता है वो हैबिट फॉर्मेशन की मदद से सीखी जाती है, प्रक्रिया से। तो ये इसमें जो है फिट नहीं बैठ रहा है, तो ये 138 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। जबकि चौथा है लैंग्वेज इज लर्नड बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेसेज, लैंग्वेज इज लर्नड बाय इन्वॉल्विंग रीजनिंग एंड मेंटल प्रोसेस, हाँ ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन जो इसके हिसाब से नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। वाइल डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स एमंग द स्टूडेंट्स अ लैंग्वेज टीचर्स शुड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस ऑन, राइटिंग स्किल्स के लिए टीचर को किस बात पर फोकस करना चाहिए मुख्यतः? पहला है गुड हैंड राइटिंग, दूसरा है ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, तीसरा है वर्ड लिमिट्स, और चौथा एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। देखिए कहीं कहीं ऑप्शन जो है कभी कभी बहुत पास होता है, लेकिन हम लोग को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, ये अपने विचारों को जो है अभिव्यक्त कर सके। तो 139 का जो होगा वो डी होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 140 का, कि पहला क्लास की किताब में सबसे पहला पेज में कुछ चित्र दिए हुए रहते हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है? पहला है कि ये इससे बच्चों को मज़ा आता है, दूसरा है कि बच्चे उसको समझते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, तीसरा है कि उन्हें मौका मिलता है कि वो पिक्चर ड्रॉ करें, और चौथा है कि उनकी धैर्य जो है में वृद्धि होती है ताकि वो किताब को पढ़ सकें। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि वो समझते हैं और एनालाइज करते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हम उन्हें सिखा रहे होते हैं वो सीख रहे होते हैं, वो अपने ज्ञान इंद्रियों से सीख रहे होते हैं, और सबसे जो डोमिनेंट ज्ञान इंद्रियाँ वो आँख है, और वो देखेगा पिक्चर को और आँख से जो है वो उसका जो है वो रिप्लाई करेगा, उसके बारे में वर्णन करेगा और चीज़ों को समझेगा। तो 140 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो होगा बी होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 141 का, कि एक शिक्षक जो हैं वो मस्ट रिलेट द स्ट्रक्चर टू कम्युनिकेट फंक्शन इन द क्लास, और दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ उसका रीजन, प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस इनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म वेल इन सोसाइटी। एक शिक्षक जो हैं वो बच्चों को सिखाते हैं कि वो अपने वो जो कहना चाहते हैं उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकें, अपने शब्दों का चयन करके या अपने जो सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो पहला है कि शिक्षक को बताना चाहिए कि हम अपने विचारों को कैसे जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्ड्स का फॉर्मेशन करके या सेंटेंस का। तो यहाँ पर रिलेट स्ट्रक्चर हो गया, वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड का सिलेक्शन या
सेंटेंस का स्ट्रक्चर उसको कम्युनिकेटिव वे में जो है कैसे उसको जो है रिलेट कर सकें। तो बिल्कुल सही है। और इसका रीज़न क्या है कि प्रैक्टिस ऑफ कम्युनिकेटिव फंक्शंस, और अगर इस तरह का जो है प्रैक्टिस बच्चों में होगा तो सोसाइटी में जो है अच्छा ढंग से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये दोनों जो है सही है, दोनों सही है। और पहला का जो रीज़न है वो जो है जो आर रीजन जो है वो भी सही है। इसमें क्या होगा, बोथ पी एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ पी। तो 141 का जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। गाइडेड कंपोजिशन शुड बी यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड एट। गाइडेड कंपोजिशन जो होता है जिसमें कि थोड़ा सा कंपोजिशन कहीं कहीं भी दिया हुआ रहता है, फिर बोलता है कि आप इसको कंप्लीट कीजिए, तो ये अर्ली एज में दिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग मारेंगे बी ऑप्शन, अर्ली एज। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सवाल है 143, एक्सटेंसिव रीडिंग इज एम्ड एट प्रमोटिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग जो है बच्चों को पढ़ने में जो लाइब्रेरी से या और भी प्रिंट सामग्री है उसको पढ़ने का जो मेन लक्ष्य क्या है, किस बात को प्रमोट की जाती है। पहला है रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर टेस्ट, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, रीडिंग टू नो अबाउट द ऑथर। सबसे पहला है रीडिंग फॉर प्लेजर, तो 143 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वह है रीडिंग फॉर प्लेजर। फिर आगे हम लोग बात करते हैं मल्टी लिंग्विज्म एज ए स्ट्रेटजी मीन्स। मल्टी लिंग्विज्म का एक स्ट्रेटजी के रूप में मतलब क्या है इसका, तो पहला है टीचिंग ऑफ मेनी लैंग्वेजेज इन स्कूल, दूसरा है टीचिंग लर्निंग ऑफ मदर टंग्स ऑफ ऑल लर्नर्स, मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स, और डी है इनेबलिंग लर्नर्स टू लर्न फॉरेन लैंग्वेजेज। तो मल्टी लिंग्विज्म का एक स्ट्रेटजी के रूप में क्या इसका अर्थ है, तो इसका हो जाएगा मेकिंग यूज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स। तो इसका जो 44 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो है सी हो जाएगा। रीडिंग पेडागोजी एडवोकेट्स दैट। रीडिंग पेडागोजी मतलब पढ़ने का जो शिक्षण शास्त्र है वो किस बात की वकालत करता है। रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग, रीडिंग इज डिकोडिंग, रीडिंग इज इनकोडिंग द आइडिया ऑफ द टेक्स्ट, और रीडिंग इज रिक्वायर्ड टू बिकम ए राइटर। तो ये बेस्ट ऑप्शन इसका है रीडिंग इज मीनिंग मेकिंग। इस पर बात होती है कि पढ़ना जो है उसके अर्थ गढ़ने से संबंधित है। तो ये जो इसका जो 145 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टोरी टेलिंग एज ए स्ट्रेटजी फॉर लैंग्वेज लर्निंग एम सेट। स्टोरी टेलिंग, कहानी कहना जो लैंग्वेज के लिए किस बात पर जो है ये संबंधित है, तो इसका जो है टीचिंग मोरल्स टू लर्नर्स, मतलब कि बच्चों को जो है वो नैतिकता सिखाना, दूसरा है कि कहानी याद कर ले, तीसरा है कि उस स्टोरी को जो है वो पढ़ ले, और चौथा है कि इंगेजिंग लर्नर विथ लैंग्वेज, हाँ सीखने वालों को जो है भाषा के साथ जोड़ना। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो 146 का वो डी होगा, एंगेजिंग लर्नर्स विद द लैंग्वेज। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं 147 का अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अदर नैरेटिव्स आर प्रिस्क्राइब्ड एज सप्लीमेंट्री रीडर फॉर लैंग्वेज लर्निंग, व्हाट इज़ द मेजर पर्पस ऑफ द सप्लीमेंट्री रीडर। तो सप्लीमेंट्री रीडर का मेजर पर्पस क्या है। पहला है टू प्रमोट इंटेंसिव रीडिंग, नहीं। टू प्रमोट मोरल लर्निंग, नहीं। टू प्रमोट एक्सटेंसिव रीडिंग, हाँ ये सही है कि एक्सटेंसिव रीडिंग को प्रमोट करते हैं सप्लीमेंट्री रीडर बुक दे करके इस लैंग्वेज की। तो 147 का जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी डिस्कस इन ए पोएट्री क्लासरूम। किसके बारे में पोएट्री क्लासरूम में डिस्कस नहीं करेंगे। पहला है आइडियाज एंड थीम्स ऑफ द पोएम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस बारे में है, क्या उसका थीम है। दूसरा है राइमिंग स्कीम, राइमिंग स्कीम तो उसका जो है बहुत ज़रूरी है पोएम में। और तीसरा है पोएटिक डिवाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो उसका सॉल है। और चौथा है ग्रामर, ग्रामर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पोएम में, तो ये जो इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो डी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 149 इट इज़ कॉमन फॉर लैंग्वेज स्पीकर्स टू यूज़ दी वर्ड्स एंड सेंटेंस फ्रॉम द लैंग्वेज, व्हाट इज़ द नोन एज। कहता है कि ये सामान्य है कि ये जो भाषा बोलने वाले जो होते हैं वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं अपने जो है भाषा में, तो इसको क्या बोलते हैं। पहला है कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग, ये बिल्कुल सही है। इसमें होता है कि जो स्पीकर्स होते हैं वो एक से अधिक लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और एक के साथ दूसरे को वो जोड़ पाते हैं कम्युनिकेशन के समय में। तो ये जो है 149 का बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 149 का जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। उसके बाद जो है 150 है रिमेडियल टीचिंग इज मेंट टू। रिमेडियल टीचिंग का क्या अर्थ है, तो रिमेडियल टीचिंग का मतलब होता है, हम इसमें बारे में बात करेंगे रिमेडियल टीचिंग के बारे में,
कि इसका मतलब है उपचारात्मक शिक्षण, कमज़ोर तथा शिक्षण में पिछड़े छात्रों के निर्णात्मक मूल्यांकन के पश्चात उनकी कमजोरी के क्षेत्र में सुधार के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग होता है। और तो इसमें इम्प्रूव द लर्नर्स लर्निंग जो इसमें इम्प्रूव होते हैं रिमेडियल टीचिंग से। और दूसरा इम्प्रूव बोथ द लर्नर्स लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग। ये तो इसका बेस्ट ऑप्शन है कि सिर्फ लर्नर्स का जो है लर्निंग जो इम्प्रूव नहीं होता है, टीचर्स का भी होता है। तो 150 का जो बेस्ट ऑप्शन है वो बी है। तो इस तरह से 6 जनवरी 2022 का सवाल जो है सॉल्यूशन हो चुका है। और फिर मैं मिलता हूँ आप लोग से अगले कड़ी में। तब तक के लिए जो है